अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पूरे पाकिस्तान को आज कहेंगे गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज दिन बहुत सुहाना है और आज हमें घर नहीं जाना है। आज हमें यहीं पर बैठकर आपके साथ 2 घंटे गुजारने हैं। और मैं आपका मेज़बान बिलाल खान, क्योंकि कल भी बिलाल खान थे, आज भी बिलाल खान है, तो आज आपसे बहुत सारी बातें होंगी। कल जो बातें रह गई थी आज उनका तसलसल होगा और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। उस इम्पॉर्टेंट डे के ऊपर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। आज ज़रा कनेक्ट करेंगे ख़ुद को ना। आज जो ख़वातीन बैठी हुई हैं, जो अपने घर से ब्याह कर दूसरे घर जा चुकी हैं, या फिर उनके घर में ब्याह कर कुछ ख़वातीन जो हैं वो आई हैं, तो उनके हवाले से बात करेंगे। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि एक ख़ातून की दुश्मन ख़ातून ही होती है, या ये कहना गलत होगा? इन दोनों चीज़ों का आज खुलासा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जिसके अंदर उन पर तशद्दुद किया जा रहा होता है, जिस पर उन्हें हरास किया जा रहा होता है, जिस पर बहुत ही एक दर्दनाक मामला है। जो खावंद होते हैं, जो आपकी पूरी कुल कायनात बना दिए जाते हैं, हो जाते हैं, वही आपको जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता, वही आपको जो है वो लेट डाउन कर रहा होता है। इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। आज जो इस वक्त स्क्रीन के सामने ख़वातीन बैठी हुई हैं, वो कहेंगी हाँ, आज का टॉपिक जो है ये मुझसे रिलेटेड है। और आपको अगर कोई दिमाग में सवाल आता है ना, कोई ऐसी बात आती है, कोई ऐसी एग्जाम्पल आती है, सो यू कैन शेयर ऑन आवर पेजेस, NTN न्यूज़ HD के पेजेस के ऊपर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो आपके जो है वो लाइव यूट्यूब जो स्ट्रीमिंग्स चल रही होती हैं उसके ऊपर कमेंट्स तो आप कर सकते हैं। आज स्टार्ट कर लेते हैं अच्छी अच्छी बातों से, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत ही हसास टॉपिक है। अब आज की अच्छी बातें बता के मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा इंसान बन गया हूँ। इतनी सारी अच्छी बातें आपको बता दी हैं, कुछ मुझे याद होती हैं, कुछ मुझे जो है वो दूसरे बता रहे होते हैं, लेकिन वो तमाम अच्छी बातें जब हम मुकम्मल तौर पर 1 महीने के बाद रिकैप देखते हैं ना अपने प्रोग्राम्स का, सो वी ऑटोमेटिकली फील दैट कि कुछ अच्छा ही करना है। अगर सोसाइटी के अंदर वो कहते हैं ना, बारे दुनिया में रहो, गम ज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो, यहाँ के बहुत याद रहो। तो अगर कल को मैं चला गया, मतलब दूसरे चैनल चले गया ना तो बहरहाल दुनिया से भी जा सकते हैं, हर इंसान ने जाना है। तो अगर चला गया कल को, तो आपको ये अच्छी अच्छी बातें याद आएंगी कि रोज़ाना कोई ना कोई एक इस्लाह की बात जो है वो सिखाई जाती थी। आज की जो अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है, और हमारी जो इरम बाजी हैं वो ये सारी चीज़ों को लिखती हैं। बहुत ही खूबसूरत लिखा है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत बात बताई है। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान का एहसास और ताल्लुकात होते हैं, और यही वो रिश्ता होता है जो हमें एक दूसरे के करीब रखता है। जब हम किसी बीमार की खैरियत पूछते हैं या दूसरों की हालात जानने की कोशिश करते हैं, तो ये न सिर्फ एक छोटा सा अमल लगता है, बल्कि दिलों को जोड़ने, मोहब्बत, हमदर्दी बढ़ाने वाला एक बड़ा अजीम कदम होता है। लेट मी टेल यू अ ट्रुथ, ये अमल इंसान की ना नेक नियति, अखलाकियात और समाजी जो जिम्मेदारी होती है उसका मज़हर भी होता है, और जो न सिर्फ बीमारी के अंदर जो है वो इस शख्स को हौसला देता है, बल्कि हमारे जो रिश्ते होते हैं ना उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है, बड़ा सुकून पैदा करता है। ऐसे लम्हे याद दिलाते हैं कि छोटी छोटी मेहरबानियाँ, एक पैगाम या चंद अल्फाज, मतलब यू जस्ट स्पीक आउट विद द कोर ऑफ योर हार्ट, तो किसी के दिन को रोशन कर सकते हैं ये तमाम अल्फाज, और ज़िंदगी के अंदर खुशी और सुकून के बीच जो है वो एक बैलेंस बना सकते हैं। ज़िंदगी की इस भाग दौड़ के अंदर हम देखते हैं कि चंद लम्हे सिर्फ किसी की खैरियत पूछना, मुस्कुराहट बांटना या दिल का हाल सुनने के लिए निकालना ही वो अजीम एक स्टेप है जो हमारे अंदर और दूसरों के अंदर इंसानियत की जो रोशनी है ना उसको जगा देता है। ये छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे जो अमाल होते हैं, जो दुनिया को एक बेहतर, पुरअमन और मोहब्बत भरी जगह बना सकते हैं। कोशिश कर लीजिए, आज से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे, जस्ट बिगिन फ्रॉम टुडे, कि कोई शख्स अगर बीमार है तो उसकी मिजाज पुरसी कीजिए, उसको हौसला दीजिए। यही चीज़ इंसान की उम्मीद बनेगी। ये बहुत ही प्यारी एक बात आज आपको बताई गई है कि आपने ना छोटे छोटे स्टेप रखने हैं। आप अपने दिल के अंदर वो फीलिंग्स पैदा करें कि हाँ, आज मैं किसी को परेशानी में देखूंगा, आई विल आस्क। आज मैं किसी को बीमार देखूंगा, आई विल आस्क। आज मैं किसी को डिप्रेशन में देखूंगा, आई विल आस्क। आई विल स्टार्ट आस्किंग फ्रॉम टुडे। आज से मैंने जो है ना वो आस्किंग शुरू कर देनी है। आस्किंग मतलब पूछना शुरू कर देना है। आप अच्छे लिसनर बन जाएं, लोग अपने दिल का हाल खोल कर आपको बता देंगे। आप एक बेहतरीन सुनने वाले बन जाएं, लोग आपको सुनाना शुरू कर देंगे। एक होता है ना कि लोग बोलते बहुत हैं, लोग बताते बहुत हैं, नहीं, लोग सुनवाना चाहते हैं। आप सुनने वाले बन जाएं। हर इंसान को इस ज़िंदगी के अंदर ना एक बेहतरीन लिसनर की ज़रूरत है। इफ़ यू आर अ गुड लिसनर, you could be adjust in any kind of gathering.
आपका ऑरा एक ऐसा हो जाएगा कि हर शख्स चाहेगा कि यार ये आ गया, इसको अपने दिल का हाल सुनाओ, ये यहाँ पर आ चुका है, इसको ये चीज़ बताओ। चाहे परेशानी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे रिश्तों का टूटना हो, चाहे जॉब का छूटना हो, चाहे वो कहीं पर जो है वो कदम रुक जाना हो, एवरीबडी विल कॉन्टेक्ट यू, यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप जाज़िब नज़र बनते चले जाएंगे। तो अगर जाज़िब नज़र बनना है तो ये छोटे छोटे स्टेप्स जो आज बताए ना आपको, इनको ज़रा सा अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें, ऑटोमेटिकली आपका भला हो जाएगा। बहरहाल इस अच्छी बात के बाद कुछ न्यूज़ के सेक्शन की तरफ चलते हैं। न्यूज़ सेगमेंट आज बहुत ही कड़क है, बहुत ही गर्म है और बहुत ही ताज़ा है। ये जो होता है ना, जैसे ताज़ा हलवा पूरी सामने आती है और आपके सामने रखी जाती है, उसमें से भाप निकल रही होती है, इसी तरह आज की खबरें गर्मा गर्म खबरें, उनमें से भाप निकल रही है। सबसे पहले वी गोना टॉक अबाउट अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि यूनाइटेड नेशंस। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल जो मंदूब हैं, हमारे बड़े दिलों के करीब हैं और बड़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, आसिम इफ्तिखार साहब, उन्होंने दो टोक अल्फाज में एक स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पर हम आवाज़ अपनी उठा सकते हैं, हम वहाँ पर एटलीस्ट कसम पुरसी से काम नहीं लेंगे, हम कनात पसंदी से काम नहीं लेंगे, हम हमेशा हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार साहब ने सलामती कौंसिल को गजा में इजरायली फ़ौज की जानिब से की जाने वाली जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से भी आगाह कर दिया, बताया, उनका चेहरा दिखाया कि कर क्या रहे हैं। जो आसिम इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने सलामती कौंसिल को बताया कि गजा के अंदर इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ अभी तक जारी हैं। इस किसी गुमान में मत रहिए कि आपने एक मुआहदा करा दिया था जंग बंदी का, पीस पैक्ट हो चुका था और इसराइल अब खामोश है। इसराइल अभी भी वही बुज़दिलाना हरकतें करता नज़र आ रहा है, चाहे वो एड हो, चाहे वो वहाँ पर कार्रवाइयाँ हो, वो कुछ भी नहीं पीछे हटा है। एड वहाँ पर जाने नहीं दे रहे, इमदादी सरगर्मियाँ होने नहीं दे रहे। बच्चे, औरतें, बूढ़े, जानवर, ये तमाम वो लोग हैं जिनको जंग के माहौल से भी अलग रखा जाता है। जंग के प्रोटोकॉल्स ये होते हैं, ख़ानदानी जंगें ये होती हैं कि आप मैन टू मैन जो है वो, आर्मी टू आर्मी, आप बटालियन टू बटालियन जो है वो फाइट करते हैं। आप मासूम बच्चों पे बम नहीं गिराते, आप औरतों के ऊपर और ख़ासतौर पर हामला औरतों को बिल्कुल छोड़ देते हैं। और जो फिर बूढ़े लोग होते हैं, उम्र रसीदा लोग होते हैं, आप उनके साथ हाथापाई या जंगबंदी के अंदर उनको शामिल नहीं, जंग के अंदर शामिल नहीं करते, वो जंगबंदी का हिस्सा होता है। फिर जानवर आ जाते हैं, जानवरों को तो आप वैसे ही कुछ नहीं कहते हैं, आप छोड़ देते हैं, उन पर बम भी नहीं गिराते, उन पर गोलियाँ भी नहीं बरसाते हैं। इसराइल इंसानियत से भी जा चुका है, इसराइल जारहियत में भी आगे जा चुका है। इसराइल के जो एक आजकल अबू हैं नेतन्याहू के अंदर मुझे लगता है कि शायद ही इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, समथिंग एल्स, क्योंकि कोई इंसानों वाली कैरेक्टरिस्टिक नज़र नहीं आती है। अब आसिम इफ्तिखार साहब ने इस तमाम सिनेरियो को ना इस तरह से परोया है कि जंग के ऐलान के बाद 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, शहीद किए जा चुके हैं। गजा के अंदर अभी घर तबाह किए जा रहे हैं, लोग खौफ में जी रहे हैं। मुझे याद है कि जब जंग बंदी का ऐलान हुआ था, पहली दफ़ा मस्जिद के अंदर अजान हुई थी, एंड आई जस्ट सॉ दैट वीडियो कि उसमें लोग शुक्र अदा कर रहे थे कि अब यहाँ पर भी अजान की आवाज़ गूंज रही है। लेकिन वो क्या हुआ, इसराइल को मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पर बैठकर, इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर कहा था कि वो नहीं सुनेगा। आपको उसके गले के अंदर एक फंदा डालना है, हाथों में बेड़ियाँ डालनी हैं। अब वो बेड़ियाँ डालने में कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस नाकाम नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तानी मंदूब हैं, वो कहते रहेंगे। उन्होंने कहा कि गजा हमलों की शदीद अल्फाज के अंदर मजम्मत करते हैं, इसराइली फ़ौज के इनकलाब पर जोर दिया और साथ ही वाज़ेह कर दिया कि गजा के अंदर जंगबंदी की मुकम्मल पाबंदी और फौरी अमन कायम करने की सलामती कौंसिल की करारदाद 2803 यानी कि 2803 पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि फ़लस्तीनी अवाम के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। भाई आप डिले क्यों कर रहे हैं, आप किसी चीज़ में डिले नहीं करते, सिर्फ इसमें ही डिले क्यों कर रहे हैं। बहरहाल ज़रा चलते हैं, अब सऊदी अरब चलते हैं। सऊदी अरब के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट हुई है। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज़ बिन हामिद अल रवीली की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान यानी कि MBS के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और साथ साथ ये भी कहा कि सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी, दिफाई, सिक्योरिटी समेत तमाम शोबों के अंदर हम तारीख़ी तौर पर बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का
अज़्म करते हैं। अब जबकि शहबाज शरीफ साहब ने जनरल अल-रवेली का खैर मकदम भी किया और पाकिस्तान को हर वक्त फराहम की जाने वाली गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती पर सऊदी अरब को ज़रा सराहा भी है। जनरल अल-रवेली ने सऊदी क़यादत की जानिब से भी वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी आवाम को तहनीती पैगाम पहुँचाया है। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात आमने सामने बिठाकर जो है वो आप देखेंगे, स्क्रीन पर आप मनाजिर देख सकते हैं। इसमें आलमी इलाकाई सिक्योरिटी सूरत पर तबादला खैर हुआ एंड आई एम 110% श्योर कि इसमें गज़ा पे भी बात हुई होगी, इसमें जो इलाकाई सालमियत है उस पर भी बात हुई होगी। और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी हैं और इसहाक़ डार के साथ साथ तारिक फ़ातिमी भी मौजूद हैं, जो कि फ़ॉरेन अफेयर्स के अंदर एक बड़ी नुमायाँ शख्सियत समझे जाते हैं। और डिप्लोमेटिक अगर डायलॉग्स होते हैं तो उन डायलॉग्स के अंदर भी जो है वो ये हमेशा सर फहरिस्त रहे हैं और जब जब इन्होंने कोई काम किए, बात किए, सो वो मामला बहुत बेहतर हुए हैं। बहरहाल अब आगे चलते हैं अपने पड़ोसियों की तरफ। पड़ोसी जो है वो इस वक्त बड़े आपे से भार हुए हैं। पड़ोसी सिंध वापस लेना चाहते हैं। पड़ोसी चाहते हैं कि सिंध को दोबारा से अंडू करके हम वापस बड़े सगीर का हिस्सा बना दें। दैट्स नॉट गोना हैपन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे। बाबा कौम ने एक जुमला कहा था। बाबा कौम ने कहा था कि कोई दुनिया की ताकत, दुनियाई ताकतों की बात की थी, मैं बता दूं, दुनिया में कहा था कि कोई दुनिया की ताकत पाकिस्तान को वापस उस खित्ते का हिस्सा नहीं बना सकती जिसमें पाकिस्तान था। पाकिस्तान उस खित्ते से निकला है। पाकिस्तान बड़े सगीर से निकल कर पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान, वो कहते हैं ना कि यही पहचान थी मेरी हर पहचान से पहले, मैं पाकिस्तान का शहरी था पाकिस्तान से पहले। तो भारतीय वज़ीर दिफा तारीख से नावाकिफ़ हैं। वज़ीर दिफा नहीं होना चाहिए इन्हें, वज़ीर दफ़ा होना चाहिए इन्हें। अब ये दफ़ा हो जाए अपने जुमले के साथ। इन्होंने जुमला ये कहा कि सिंध पर गैर ज़रूरी तबसरे सिफारती तौर पर गैर ज़िम्मेदाराना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भारतीय वज़ीर दिफा के हालिया बयान पर सख्त स्टेटमेंट सामने आया है। भारत अपनी दाखिली तकसीम पर तवज्जो दे और हमारे मुताल्लिक दिन में ख्वाब देखना बंद कर दे। मुराद अली शाह भी काफ़ी गरजे हैं, बरसे हैं। सिंध क़याम पाकिस्तान से भी पहले 1936 में बम्बई जो प्रेसिडेंसी से अलहदा हुआ और सिंध के अवाम ने खुद मुख्तारी, वक़ार और अपनी सियासी शनाख्त को तरजीह दी। वज़ीर आला ने जोर दिया कि सिंध पाकिस्तान का अटूट और नाक़ाबिल तक़सीम हिस्सा है और हमेशा रहेगा। तो जो भारतीय वज़ीर दफ़ा है ना, वो अपने इस स्टेटमेंट को लेके ज़रा दफ़ा हो जाएं, क्योंकि उनकी खाम ख्याली है। ये उनको सिर्फ पैगाम है मेरा कि अपने फ़ज़ाइया डिपार्टमेंट को, पाकिस्तानी फ़ज़ाइया को ठेके पर दे दें और महाना एक उजरत जो है वो आप दिया करें पाकिस्तान को, ताकि वो पाकिस्तानी जो शाहीन है वो आपके शाहीनों को सिखाएं कि उड़ाना कैसे जहाज़ और कैसे चलाना। लेकिन इस पर भी एक चीज़ है, आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी दफ़ा हो जाए, क्योंकि उन्होंने जितनी खुर्द बुर्द की है, उन्होंने जितनी करप्शन की है जहाज़ों के अंदर, जितने दकियानूसी नए मॉडल के जहाज़ लेकर उनके पुर्जे उनकी रिपेयर नहीं होते हैं, उनकी जो एमटी डिपार्टमेंट होता है वो गैर फ़ाल है, उसका खमियाजा भुगतते हैं आपके वो लोग जिनको भर्ती करते हैं आप, और फिर उसके बाद उनकी जानों का नजराना वो जिस तरह से किसी भी खाते में नहीं आते। एक तो होता है ना जंग ज़दा माहौल के अंदर आपने जहाज़ उड़ाया, सो ठीक है वो आपके वॉरियर हैं, ये हमारे वॉरियर हैं, एक जंग हो रही है। एक तो ये है कि आप एक शो में लेकर गए, एयर शो के अंदर, जहां पर आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट लेकर जाते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट लेकर जाते हैं। आप नो डाउट पायलट अच्छा लेकर गए होंगे, मैं उस पर तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि वो भी उस मुल्क की जो है वो फ़ज़ाइया का हिस्सा है। लेकिन आप जो एयरक्राफ्ट लेकर जा रहे हैं वो रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पहले से उसमें से ऑयल लीक हो रहा था, पेट्रोल लीक हो रहा था। दैट इज़ वेरी शेमफुल। आप अपने लोगों के साथ इस किस्म की हरकतें करते हैं तो जब भी तो आपका ये अंदाज़ है कि आप पड़ोसियों के साथ भी यही मामलात रखते हैं। आप पहले अपने गिरेबान में जाके, आप पहले अपने स्टेटमेंट्स को देखें, आप पहले अपने लोगों को देखें। आप जब अपने ही हीरोज़ की कदर नहीं कर सकते हैं तो आप वाकई हीरो हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बहुत दिल के जो है ना वो हालात मैंने ज़बान पर लाकर रख दिए। रवा माली साल के लिए गैस की औसत कीमतों के अंदर बड़ा इजाफा होने जा रहा है और सर्दियां आ गई हैं। सर्दियां आती हैं तो गीज़र स्टार्ट हो जाते हैं, गैस का इस्तेमाल बढ़ जाता है। अब औसत कीमतें 7.14% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस कीमत 1852 रुपये
80 पैसे फी MMBTU कर दी गई है, जबकि सुई सदन के लिए गैस की कीमत 1777 रुपये 2 पैसे फी MMBTU करने की मंजूरी दी गई है। जबकि इससे कबल ओगरा ने भी गैस की कीमतों में औसत 8% तक कमी का दावा किया था। ताहम अब ओगरा हुकाम ने वाज़ेह किया कि रवा माली साल के लिए गैस की कीमतों में कमी नहीं, इजाफे की मंजूरी दी गई है। अब दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि गैस कम हो रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, मंजूरी दे दी गई है। अब ये मंजूरी चाहे वो सुई सदन गैस हो, चाहे वो सुई नॉर्दर्न गैस हो, इन दोनों तरफ जो है वो इजाफे की मंजूरी दी गई है। लेट्स सी कि अब गैस आती भी है या नहीं आती, क्योंकि गैस की किल्लत वैसी बताई जा रही है। अब इसमें ज़रा सा हुकूमती तौर पर क्या सब्सिडीज़ हो सकती हैं वो भी ज़रा डिस्कस करेंगे आगे जाकर। बहरहाल बांग्लादेश को ज़रा सा शामिल कर लेते हैं आज के इस मॉर्निंग शो के अंदर। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 1 लाख टन चावल बरामद करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख मैट्रिक टन चावल की खरीदारी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर टेंडर जारी कर दिया है। TCP के मुताबिक चावल कराची पोर्ट के ज़रिए बांग्लादेश बरामद किया जाएगा। बोलियां जमा कराने की आखिरी तारीख 28 नवंबर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि बोली के लिए कम से कम 25,000 टन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख टन की हद मुकर्रर की है। मतलब मिनिमम आप 25,000 टन पर आवाज़ लगा सकते हैं और मैक्सिमम आप 1 लाख टन के ऊपर जो है वो नहीं जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के 45 रोज़ के अंदर तरसील को लाजमी करार दिया गया है। जबकि पाकिस्तान ने हाल ही में बांग्लादेश को खित्ते के ममालिक बशमूल चीन और वस्ती एशिया रियासतों के साथ तिजारत के लिए कराची पोर्ट बतौर गेटवे इस्तेमाल करने की पेशकश भी की थी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ कि जब आपने देखा कि मुक्ति बानी का वहाँ से जाना बांग्लादेश से और फिर हसीना वाजिद साहिबा को फांसी की सज़ा सुना देना और फिर उसमें से इंडियन जो स्पॉन्सर्ड पॉलिटिशियंस थे वो वाइप आउट कर देना, स्वैप कर देना बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश का दिल आज भी पाकिस्तानियों के साथ धड़कता है। और पाकिस्तान ने पहले ही एक वेलकमिंग नोट दिया और ये कहा कि आपके लिए ये जो बंदरगाह है ये गेटवे है, यू कैन ट्रेड फ्रॉम हेयर टू द यूरोप एंड टू द अदर कंट्रीज एज वेल। अब रवा वाली साल की पहली सहमाही में पाकिस्तान की चावल बरामदात में 28% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि अमेरिका की जानिब से भारतीय चावल समेत मुख्तलिफ मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद किए जाने के बाद पाकिस्तान के लिए अमरीकी मार्केट में नई तिजारती गुंजाइश भी पैदा हुई है। अब देखें, एक मामला ना नीचे चल रहा है, एक मामला ऊपर चल रहा होता है। अब ऊपर आपने देखा कि जहाज भी गिर रहे हैं, टैरिफ भी बढ़ रहे हैं, एयर शो भी रुल रहे हैं, और अब अमरीकी जो इस वक्त आपकी एक मार्केट स्पेस है वो भी कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन मौका है। तो ये जो हुकूमत है अगर थोड़ा सा जो फोकस करें ना अमरीकी मार्केट के ऊपर, तो अमेरिकन मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हो। और एक दफ़ा इफ़ यू कैप्चर दिस मार्केट यू गोना बी कैप्चरिंग एज वेल इन अपकमिंग ईयर्स। तो आपके 5, 6 साल 10 साल भी अगर कॉन्ट्रैक्ट आपके महफूज हो जाते हैं तो आपकी GDP के ऊपर बड़ा अच्छा एक असर पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कि नई शख्सियत हैं, सोहेल आफरीदी साहब। इलेक्शन कमीशन ने KPK के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में अबूरी हुक्मनामा भी यानी कि पर्चा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था और वज़ीर आला की जानिब से अली बुखारी पेश हुए हैं और ज़ाती हैसियत में इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी की। जबकि हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त 1 दिन के लिए मंजूर की थी। अगली समात आज दिन 12 बजे होगी। और दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए भी मंजूर कर ली गई है। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर सोहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर समात भी आज होगी, पेशी भी आज होगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ दिया गया था सोहेल आफरीदी की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला KPK को तलब करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। अच्छा, 12 बजे तलबी भी है और 12 बजे तकरीबन इनकी पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पेशी भी है। लेट्स सी कि आप पहले पेशी में जाकर वो दरख्वास्त जमा जो कराई है आपने उस पर एलामिया जारी हो जाता है या उस पर जो है वो बयान आ जाता है, उस पर कोई स्टेटमेंट आ जाता है, या फिर आपको इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ेगा। मतलब किसी मूड में नज़र नहीं आ रहे सोहेल आफरीदी साहब कि ये इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होंगे। बहरहाल नून लीग का जो है वो इस वक्त
ढोल बज रहा है और वो कहते हैं ना मियाँ दे नारे वजन दे, तो वो बजना शुरू हो गए। ज़िमनी इंतखाबात के अंदर नून लीग ने क्लीन स्वीप कर लिया और कौमी असम्बली के अंदर नंबर गेम अब बदल चुकी है। हुक्मरान जमात का सादा अक्सरियत के लिए सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार भी ख़त्म हो गया है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ज़रा मैं आपको समझाऊँ। पहले थी मिली जुली हुकूमत, PDM पार्ट 2। PDM से आप आए, पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आई। पीपल्स पार्टी कार्रवाइयाँ इन अ सेंस मतलब जोड़ तोड़ करती नजर आई। आपने देखा कि सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान में क्या किया। उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ बहुत सारे लोगों को शामिल करने की पेशकश की, शामिल भी हुए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हैव मेजॉरिटी इन पंजाब, तो पंजाब के अंदर नून लीग की जो पॉलिसी थी, मैंने आपको बताया था बार बार, आप इस चीज़ को कोट करें, पुराने मॉर्निंग शोज उठा के देखें, आई टॉक्ड अबाउट दिस कि शहबाज लेगेसी से अब कन्वर्जन हो रहा है मरियम लेगेसी की तरफ। तो कंपैरिजन मरियम नवाज का इस वक्त दूसरे सूबाई जो वज़राए आला हैं उनसे नहीं है, सरफराज बुगटी से नहीं है, सुहेल आफरीदी से नहीं है, वज़ीर आला मुराद अली शाह से नहीं है। उनका मुकाबला, मरियम नवाज शरीफ का मुकाबला इस वक्त भी पार्टी सोर्सेज ये बताती हैं कि शहबाज शरीफ की जो लेगेसी थी, जो वज़ीर आला रहे हैं वो 10 साल पंजाब के अंदर, वो सिर्फ मुकाबला उनसे कर रही हैं कि शहबाज चाचा ने जो जो प्रोजेक्ट्स किए थे, मैं उनसे ऊपर के प्रोजेक्ट्स करूँगी। अब आप ये देखें कि मुकाबले की नौयत देखें, वो आपको किसी खाते में नहीं रख रही हैं। जब आपको किसी खाते में नहीं रख रही हैं तो उनकी मंजिल बहुत आगे है। और उसका खमियाजा ये देखें, आप सब ने ये भुगता है, तमाम पार्टियों ने, कि पंजाब के अंदर अक्सरियत इस वक्त नून लीग के पास है। और कौमी असम्बली के अंदर वो जो डिपेंडेंट है ना पीपल्स पार्टी के ऊपर, जो आपके ऊपर इन्हिसार था उनका कि अगर आप हट जाएंगे तो ये टेबल गिर जाएगी, लेकिन आप अब हट भी जाएं तो ये टेबल खड़ी रहेगी। उन्होंने एक सुतून और खड़ा कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात ने मजीद 6 नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों की तादाद बढ़कर 132 हो चुकी है, जबकि सादा अक्सरियत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को 169 अरकान दरकार थे। पीपल्स पार्टी के बगैर काबीना में शामिल दूसरी इत्तेहादी जमातों के साथ हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 170 हो गई। 74 नशिस्तों के बावजूद ऐवान में पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी किरदार कमजोर नजर आया। कौमी असम्बली के अंदर MQM की सिर्फ 22, मुस्लिम लीग काफ की सिर्फ 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सिर्फ 4, जबकि आज़ाद अरकान की तादाद 4 है। अपोजिशन के अरकान की तादाद 89 हो चुकी है, यानी कि 89 हो चुकी है। और PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद सिर्फ 75, जबकि JUI की जो अरकान है उनकी तादाद सिर्फ 10 रह गई है। ये नंबर गेम है, इसको याद रखिएगा। इस नंबर गेम को आगे जाकर मैं किसी प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी। आज इस दिन, ये जो 25 नवंबर है, इसमें बैठकर मैं एक और बात कोट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक दफ़ा फिर जो है वो बाजी ले गई है। सबसे ज़्यादा अक्सरियत है इसकी असम्बली के अंदर, पंजाब में अक्सरियत है। पीपल्स पार्टी इस खाम ख्याली के अंदर है कि सदर को इस्तिस्ना हासिल हो गई है और गवर्नर मुख्तलिफ सूबों में हमारे बैठे हैं, सिंध का सूबा पूरा हमारे पास है। यू विल सी, यू विल बी विटनेसिंग दिस ट्रुथ विच आई एम गोना रिवील टुडे, कि आज अगली हुकूमत के लिए, अगले दौर के लिए बहुत सारी चीज़ों के अंदर नून लीग अपने आप को पक्का करती चली जा रही है। आप ठीक है, बिलावल को, आसिफा जरदारी को आप ब्रिटिश हाई कमिश्नर के मीटिंग्स में लेकर जाएं, जरदारी साहब ग्रूमिंग करवाएं या अपने काम पूरे करें। कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि पुरानी जो एक टसल रही है ना पीपल्स पार्टी में और नून लीग के अंदर, वो अब दोबारा से उभरती नजर आएगी बाय द एंड ऑफ दिस दिसंबर। कुछ जस्टिस साहिबान के हवाले से बात कर लें। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरा वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुक़र्रर हो चुके हैं और अब ये वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान लगाए गए हैं निगरा सेटअप के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के बाद तक़र्रुर की मंजूरी भी दी है। गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ख़ान को गिलगित बल्तिस्तान का केयर टेकर वज़ीर आला मुक़र्रर किया गया, जो कि एक रूल भी है कि वो निगरा सेटअप के अंदर वही जो है वो लगाए जाते हैं। वो ज़िला स्तौर के गाँव नासिराबाद से ताल्लुक़ भी रखते हैं और कानून और अदलिया के शोबे में दहाइयों का तजुर्बा रखते हैं। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने कराची से LLB की डिग्री हासिल की और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 15 साल तक वकालत की। उन्होंने फेडरल पब्लिक यानी कि FPSC सर्विस कमीशन के जरिए सिविल जज का इम्तिहान भी पास किया, जिसके बाद वो मुख्तलिफ अदालती मुनासबत पर फाइज भी रहे। बतौर जज उनका किरदार गैर मुतनाज़ा और काफ़ी प्रोफेशनल रहा है। रिटायरमेंट के बाद अब ये एक बहुत अहम ओहदा है, क्योंकि ये गिलगित बल्तिस्तान जो कि एक खूबसूरत सूबा है, इस सूबे के लिए जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं।
और अब जो है वो हम ज़रा सा कुछ खेलों की तरफ जाएंगे। खेल के मैदान हैं और खेल के मैदान के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर मैं आपको सुना रहा हूँ। इस वक्त सुबह सुबह खबरें सुनाता हूँ ना, आपको पता होता है कि KPK में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि T20 के अंदर क्या हो रहा है। T20 ट्राई सीरीज़ का 5वां डू और डाई मैच आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। श्रीलंका और जिम्बाब्वे फाइनल को क्वालिफाइंग मैच है ना फाइनल का, वो खेलेंगी। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। आज जिम्बाब्वे मैच जीता तो फाइनल में पाकिस्तान से टकराव होगा। फाइनल के लिए उसको खेलने के लिए श्रीलंका को अगले दोनों मैचेस में कामयाबी दरकार होगी, जबकि श्रीलंका ने सीरीज़ में 2 मैचेस खेले हैं और दोनों में हारी है, जबकि जिम्बाब्वे ने 3 मैचेस खेले हैं और 1 में कामयाबी हासिल की है, 2 में शिकस्त हुई है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। पाकिस्तान इज़ ऑन द टॉप और वी गोना बी विटनेस के आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका मैचेस खेलेंगे और जो भी जीतता है तो वो पाकिस्तान की तरफ जाएगा। ये मौसम जो तब्दील हो रहा है क्रिकेट का, और मुझे खूब कहना पड़ेगा, ये क्रेडिट गोज़ टू मोहसिन नकवी, क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि अब जिस तरह से जो मैंने कहा था उस वक्त भी कहा था कि जब ये हार गए थे कि अब सर्जरी होगी, और सर्जरी होने के बाद आपने देखा कि मैंने आपको कल भी बताया कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस कैसी रही, अच्छी रही, बेहतरीन रही। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस कैसी रही, अच्छी रही, बेहतरीन रही, और लोगों की परफॉर्मेंसेस भी अब सुधरती चली जा रही। तो ये मौसम तब्दील हो रहा है और इस मौसम का सारा दारोमदार है हमारे अपने मौसम पर। ज़रा मौसम की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। मौसम ने जो अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर दी हैं, मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी है और अब रज़ाइयाँ भी निकल गई हैं, ब्लैंकेट भी निकल गए हैं, चादरें भी निकल चुकी हैं और लिहाफ को धूप भी लगा दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के जो बेशतर शहरों के अंदर मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा, जबकि रात और सुबह के औकात के अंदर सर्दी में मज़ीद इजाफा भी महसूस किया जा रहा है। मैं लाहौर की अगर बात करूँ ना, तो लाहौर के अंदर मौसम बहुत सर्द है, खुश्क भी है, धुंध भी छाई हुई है। मरी, गलियात और उसके इलाके गिरदो नवा के अंदर सर्दी की जो शिद्दत है ना बदस्तूर बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा अगर चले जाएं तो वहाँ पर बेशतर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना उसमें मौसम सर्द और खुश रहना शुरू हो चुका है और एक्सपेक्टेशंस ये की जा रही हैं। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ इलाकों के अंदर बारिश की भी प्रेडिक्शन है कि बारिशें पिछले सालों से कई ज़्यादा होंगी इस बार, जबकि सूबे के जो बालाई और पहाड़ी इलाके हैं ना वहाँ पर दर्जे हरारत मज़ीद गिरने का इम्कान है। जब दर्जे हरारत गिरता है तो या तो बारिश होती है या फिर आपकी बर्फबारी की तरफ चला जाता है मामला, जब माइनस में चले जाते हैं। नौशेरा, मर्दान, डेरा इस्माइल खान में सुबह सवेरे, शाम सवेरे दोनों औकात के अंदर धुंध छाए रहने की जो पेशगोई की गई है। जबकि इसी तरह अगर हम वहाँ से उठकर आते हैं और बलूचिस्तान और सिंध के कई डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो मौसम सर्द और खुश रहने का भी इम्कान है, सर्दी के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। अच्छा, कराची की अगर बात करें तो कराची के अंदर भी एक ऐसी सर्दी फील की जा रही है जो इस वक्त हड्डियों में घुसना शुरू हो जाएगी और कुछ ये भी कॉन्फर्मेशंस आ रही हैं कि कराची के अंदर जो कराची का किराए का मौसम है ना, कभी साइबेरिया की हवाएं हैं, कभी पेशावर की हवाएं हैं, कभी कोयटा की यख बस्ता हवाएं चलती हैं। अब जो कोयटा की हवाएं हैं ना वो आना शुरू हो चुकी हैं। कभी आप देखते हैं कि अचानक से आपको 1-2 दिन बहुत ठंड फील होती है, कभी आप देखते हैं कि अचानक से थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है, कभी पंखा चलाना है नहीं चलाना, इसी कश्मकश में रहते हैं कराची वाले। लेकिन इस बार प्रेडिक्शंस ये हैं, मौसमियात ये कह रहा है और इन्वायरमेंट ये कह रहा है कि इस बार सर्दी भी कराची के अंदर ज़्यादा होगी और कराची में क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा होगी। और इसी सर्दी के साथ साथ गरम गरम चाय का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो प्रोड्यूसर साहब, चाय का सिप लिए बगैर मैं इस लाइफ स्टाइल अपडेट नहीं बताऊंगा। बहरहाल, जोक्स अपार्ट, लाइफ स्टाइल अपडेट्स हम आपको बताते हैं और हेल्थ की कुछ टिप्स देते हैं। तो आज की हेल्थ की टिप आप सबके नाम, इंसानी जिस्म के एक नहायत हसास और पेचीदा निज़ाम के बारे में आज बात करेंगे और दिमाग उसका सबसे नाजुक और अहम हिस्सा है। कुछ लोगों के पास तो ये डब्बा खाली होता है, तो उनके हवाले से बात नहीं हो रही। जिनका ऊपर वाला सेक्शन, सबसे ऊपर टॉप फ्लोर जो है, पेंट हाउस जो होता है, वो अगर खाली है तो ये बात उनके लिए नहीं है, लेकिन ये उनके लिए जिनका दिमाग सोया हुआ है, जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा, जिनके दिमाग के अंदर खून और ऑक्सीजन सही नहीं जा रहा। तो आज बात करेंगे दिमाग के बारे में। दिमाग का खून और ऑक्सीजन की फराहमी में रुकावट या शरियान फटने की सूरत में पैदा होने वाली हालत को स्ट्रोक कहा जाता है। आपने सुना होगा ना कि कभी इसको स्ट्रोक हुआ है, उस शख्स को स्ट्रोक हुआ है। आज स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, जो ज़िंदगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। स्ट्रोक का ताल्लुक बराह रास्त
हाई ब्लड प्रेशर से होता है, क्योंकि बुलंद फशार खून शरियानों पर इजाफी बोझ डालता है और दिमागी शरियानों के फटने या बंद होने का ख़तरा बढ़ा देता है। मज़ीद है कि शदीद गर्मी भी जिस्म में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के तवाज़ुन को मुतासिर करती है, जो दिल और दिमाग के निज़ाम पर इजाफी दबाव डाल सकती है और स्ट्रोक के ख़तरे को बढ़ा भी सकती है। ये हालात हमें याद दिलाते हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, गर्मी में मुनासिब हाइड्रेशन और जो पानी का इस्तेमाल है वो रखना, जिस्मानी अलामात को नज़रअंदाज ना करना ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बरवक्त शऊर और एहतियात न सिर्फ स्ट्रोक के ख़तरे को कम करती है बल्कि दिमाग और जिस्म की सेहत को भी बरकरार रखती है। ये बीमारी हमें याद दिलाती है कि सेहत सबसे ज़्यादा कीमती सरमाया, हेल्थ इज़ वेल्थ, और जिस्म के अंदर छोटी छोटी अलामात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नाकाबिले वापसी नुकसान का ये सबब भी बन सकती हैं। अच्छा, स्ट्रोक की बरवक्त जो पहचान होती है ना व्यूवर्स, वो हंगामी इक़दामात ज़िंदगी बचाने के साथ साथ मायारी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। जब भी आपको स्ट्रोक की फीलिंग्स होगी तो आपके सर में टिक 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 यहाँ पे शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे बजिंग हो रही है, जैसे आपको लगेगा ज़ूम कोई एक फील आ रहा है आपके यहाँ और यहाँ पे टिक टिक शुरू हो जाएगा। तो ये निशानी होती है हाई ब्लड प्रेशर की, और हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू द स्ट्रोक एज वेल। तो आपने पानी का इस्तेमाल रखना है। अच्छा, पानी का इस्तेमाल करता क्या है? पानी का इस्तेमाल एक चीज़ और करता है। हमारा 70% से ऊपर हिस्सा जिस्म का जो है पानी पे मुहित है। हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ गर्दिश करती है तो वो है ब्लड। ब्लड का गाढ़ा हो जाना ऑटोमेटिकली आपको हार्ट अटैक की तरफ लेके जाता है। ब्लड का गाढ़ा हो जाना ऑटोमेटिकली क्लॉटिंग की तरफ यानी कि स्ट्रोक की तरफ लेके जाता है। ब्लड का गाढ़ा हो जाना आपको पैरालाइज कर सकता है। तो कुछ लोगों का ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है ड्यू टू यूजेज ऑफ सम मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स से या दूसरी चीज़ों से। आपने करना क्या है? पानी का इस्तेमाल आप देखें ना, मुतवाज़िन रखें तो आपके ब्लड को जो है वो नॉर्मलाइज करता रहता है, लिक्विड की फॉर्म में ही रखता है, क्लॉटिंग की फॉर्म की तरफ नहीं जाने देता। पानी इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है। दिन में 10 से 12 गिलास आपने एटलीस्ट पीने होते हैं। एटलीस्ट अगर आप 12 नहीं तो 10 ग्लासेस आपने पीने ही पीने। 10 ग्लासेस का मतलब है 2.5 लीटर पानी आपने दिन में पीना है। इसको ब्रेक डाउन कर लीजिए। आप 1 गिलास रख लें अपने सामने टेबल के ऊपर, आप 2-2, 3-3 सिप करके घंटे भर के अंदर पी लें, तो 8 घंटे की जॉब के अंदर आप एटलीस्ट 6-7 गिलास पी सकते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल ये हो गई लाइफस्टाइल अपडेट्स। अब डॉक्टर साहब ने अपना स्टेटोस्कोप उतार के रख दिया। अब हमने जो है वो इजी कपड़े पहन कर जाना है सिर्फ मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन के अंदर। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ पाकिस्तान के उस खूबसूरत तरीन हिस्से के अंदर जिसका नाम तो आपने बहुत सुना होगा, जिसके बारे में आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। आज कौन सी कहानी सच हो रही है, कौन सी कहानी झूठ हो रही है, वो तमाम चीज़ों का खुलासा मैं करूँगा। लेकिन इतनी खूबसूरत जगह है और हनीमून के लिए तो सबसे बेहतरीन जगह यही। किसी के दिमाग में कोई लफ्ज़ आए या ना आए, अगर ये बात आती है हनीमून पे जाना है तो आपने जाना है नथिया गली। नथिया गली के बारे में मैं ज़रा सा आज बता दूं कि पाकिस्तान के शिमाली पहाड़ी इलाकों के अंदर कुदरत ने अपने खूबसूरती के रंग बिखेरे हैं ना। लेट्स वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री। पाकिस्तान के शिमाली पहाड़ी इलाकों में कुदरत ने अपनी खूबसूरती के रंग बिखेरे हैं और इन्हीं दिलकश मुकामात में से एक नथिया गली है। सरसब्ज वादियाँ, खुशगवार मौसम और जादुई मनाजिर इसकी पहचान है। हर साल यहाँ हजारों सयाह आते हैं ताकि फितरत की खामोशी, ताजगी और हल्की हवा के साथ लम्हात का लुत्फ उठाएं। नथिया गली न सिर्फ हिल स्टेशन के तौर पर मशहूर है बल्कि अपने तारीखी अहमियत और कुदरती मनाजिर की वजह से भी दिलों को मोह लेती है। नथिया गली पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा का एक खूबसूरत पहाड़ी कस्बा है जो ज़ेरी हिमालयाई खित्ते 2501 मीटर 8200 फीट की बुलंदी पर वाक़ है और इस्लामाबाद से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर है। ये जिला एबटाबाद में मरी को एबटाबाद से मिलाने वाली सड़क पर वाक़ है और अपने दिलकश मनाजिर और हाइकिंग ट्रैक्स के लिए मशहूर है। यहाँ का मौसम गर्मियों में खुशगवार रहता है। जुलाई और अगस्त में रोजाना बारिश होती है, जबकि सर्दियों में दिसंबर और जनवरी के महीनों में शदीद बर्फबारी होती है जो कि एक शानदार नजारा पेश करती है। नथिया गली का नाम 2 अल्फाज नाथिया और गली से माखूज है, जिसमें नाथिया का मतलब है बेरोजगार या आवारा और गली का मतलब है घाटी या दर्रा। कदीम जमाने में ये इलाका खाना बदोशों और आवारा गर्दों के लिए पनागाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। बाद बरतानवी दौर में यहाँ बंगले, चर्च और दीगर सहूलियात तामीर की गयी, जिससे ये जगह हिल स्टेशन के तौर पर मशहूर हुई। सयाहों के लिए नथिया गली में मुतादिद रिहायशी इख्तियारात मौजूद है, जिनमें होटल, मोटल, रेस्टोरेंट,
लोकल गेस्ट हाउसेज और पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का रेस्टोरेंट शामिल है। खाने पीने के मामले में मुकामी होटल्स और रेस्टोरेंट्स में ताज़ा सब्जियां, मकाली और दीगर रिवायती पकवान दस्तयाब हैं। नसिया गली में सयाहत के लिए बेहतरीन वक्त अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान है, जब मौसम खुशगवार और दर्जे हरारत मोतदिल रहता है, जबकि बर्फबारी देखने के लिए दिसंबर से फरवरी का वक्त मौजू है। सयाहों को मशवरा दिया जाता है कि वो मौसम के मुताबिक कपड़े और जरूरी सामान साथ रखें। गर्मियों में बारिश के पेश नजर छतरी या रेन कोट ले जाएं और बर्फबारी के दौरान रास्तों और गाड़ी की सूरत हाल जाँच कर सफर करें। मजमूई तौर पर नतिया गली अपनी कुदरती खूबसूरती और हाइकिंग के मौके, तारीखी अहमियत और खुशगवार मौसम की वजह से हर साल हजारों सयाहों को मुतवज्जा करता है। पाकिस्तान को कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है और ये मकामात अल्लाह ताला का अनमोल तोहफा है। बुलंद-बाला पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, शफाफ झीलें और गुनगुनाती नदी नालियाँ इंसान के दिलो दिमाग को सुकून और ताजगी बख्शते हैं। इन कुदरती मनाजिर को देखकर इंसान को कुदरत की अजमत और खालिक की बेपनाह तख्लीकी सलाहियत का एहसास होता है।